हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और उसी कड़ी में आज हम एक और वीडियो करेंगे, वो है चैप्टर 6 का वीडियो। और चैप्टर 6 है हमारा फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी, यानी कि खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा। ये हमारा चैप्टर 6 है। आज हम पार्ट 1 करेंगे इसका। पार्ट 1 में आज हम करेंगे इसका थोड़ा सा परिचय, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसके अंदर कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही हम हिंदी में मूलभूत संकल्पनाएं कहते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं, अविषालुता या टॉक्सिसिटी, खाद्य पदार्थों पर किस किस तरह के संकट आते हैं, यानी कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां उनके सामने आती हैं जिनसे खाद्य पदार्थों पर सुरक्षा संबंधी संकट पैदा हो जाता है। खाद्य विषाक्तता क्या होती है, यानी कि खाद्य पदार्थों में जो विषाक्तता यानी कि पॉइजनिंग जैसे इफ़ेक्ट आ जाते हैं, टॉक्सिकेशन आ जाता है, वो किस तरह से आता है वो पढ़ेंगे। और फूड क्वालिटी, हम कौन कौन से परिस्थितियों में फूड को अच्छी क्वालिटी का कहेंगे या किन परिस्थितियों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि फूड की क्वालिटी बनी रहे, और इससे संबंधी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, ये आज का हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा। अब अगर हम फूड सेफ्टी की बात करें तो हमें फूड सेफ्टी ऐसा पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। जैसा आप अपने सामने देख पा रहे हैं, वर्ष 2005 में दस्त जैसे रोगों से 18 लाख लोगों की मृत्यु हुई। भारत का जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, उसने सितंबर 2010 में कहा कि 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में हर साल 30 करोड़ से अधिक मामले सामने आते हैं जो कि गंभीर दस्त वाले होते हैं। और दस्त के बारे में आप काफ़ी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि निर्जलीकरण हो जाता है और डेथ हो जाती है। तो ये सारी घटनाएं साथ में देखिए, लेफ़्ट साइड में कुछ न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ है जिसमें एक यूपी का एक एग्जाम्पल है वृंदावन में, जहाँ पर ढाबे पे खाना खाया गया और उन्होंने उसमें एक बच्चों की हालत ख़राब हो गई। दूसरा गुवाहाटी के पास का एक एग्जाम्पल है जिसमें धार्मिक कार्यक्रम में लोगों ने प्रसाद खाया था, जिसके बाद उन्हें पेट दर्द, दस्त और उल्टी जैसे लक्षण दिखने लगे जो कि विषाक्त भोजन की वजह से होते हैं। एक और एग्जाम्पल है कि समोसा खाने के बाद 150 लोग बीमार हो गए। वायरस और परजीवी भी फूड पॉइजनिंग का यानी कारण बन सकते हैं, ये हार्ट केयर फाउंडेशन के चीफ डॉक्टर के अग्रवाल ने कहा है। सरकार का कहना है कि उनकी मौत फूड पॉइजनिंग से हुई। यूपी देश के सबसे ज़्यादा कुपोषित राज्यों में से है, यानी कि ये सारी खबरें ये बताती है कि फूड पॉइजनिंग या खाना कुछ खराब स्थितियों में होने की वजह से जिसने वो खाना खाया वो बीमार हो गए। तो यानी कि ये सब घटनाएं हमें ये दिखाती हैं कि खाद्य पदार्थों का सुरक्षित होना एक गंभीर मुद्दा है। अच्छी गुणवत्ता और साथ में उस गुणवत्ता को सुरक्षा के साथ मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। खाद्य पदार्थों से होने वाले रोग न केवल मृत्यु के लिए उत्तरदायी होते हैं बल्कि इनसे व्यापार और पर्यटन को भी क्षति पहुंचती है। अगर हमें पता हो कि वहाँ का खाना अच्छा नहीं मिलता है तो लोग वहाँ जाना पसंद नहीं करते। धन अर्जन में हानि होती है, बेरोजगारी बढ़ती है, मुकदमेबाजी बढ़ती है, आर्थिक विकास कम होता है देश का। और इन सभी कारणों से पूरे विश्व में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता का महत्व बहुत बढ़ गया है और इसको बहुत ही सीरियसली लिया जाना शुरू हो गया है। बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन और संसाधन के कारक क्या क्या हैं। देखो, खाद्य संसाधन और उत्पादन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। पिछला चैप्टर था हमारा खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। प्रसंस्करण का मतलब ही है खाद्य पदार्थों का संसाधन करना, यानी कि जो खाद्य पदार्थ जिस रूप में उत्पन्न होता है उसके रूप को चेंज करना ताकि उसकी एक लंबी शेल्फ लाइफ हो और लोगों को खाने में वैरायटी देते हुए वो हम खाने की बर्बादी को भी रोक सकें। जैसे गेहूं से बनने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, नूडल्स हैं, मैगी है, बिस्किट्स हैं, केक हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, या आटे से बनने वाली जितनी भी सारी चीज़ें आप मार्केट में देखते हैं, हम उनको कहेंगे कि वो गेहूं के संसाधित पदार्थ हैं। अब ये बनाने से क्या क्या हुआ, ये सब हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमें वैरायटी मिलती है और ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं। बहुत सारी अलग अलग दूर दूर जगह पर भी इनको ले जाना सुरक्षित है, आसानी से ले जाया जा सकता है, आराम से हम इन्हें
भंडारित कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों का उत्पादन यानी कि संसाधन या संसाधित किए हुए खाद्य पदार्थों का उत्पादन बहुत बढ़ गया है। अब इसके क्या क्या कारण हैं? अगर उत्पादन बहुत बढ़ेगा किसी भी चीज़ का, तो उससे लेके उसके संबंधी जो दूसरे चीज़ें हैं, जैसे उसकी सुरक्षा है, उसका भंडारण है, उसके अंदर लोगों को काम करने के लिए लगाना है, ये सब मुद्दे भी साथ साथ बढ़ते जाते हैं, इनका भी स्तर बढ़ जाता है। इन सब के हमारे सामने 4 कारण हैं। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यानी कि हर व्यक्ति की आय बढ़ रही है। जब हमारी आय बढ़ती है तो हम लग्जरी आइटम पे स्पेंड करते हैं। पहले हम अपनी बेसिक नीड्स पूरी करते हैं, उसके बाद हम जो चीज़ें हम परचेज कर सकते हैं उनको हम रेडीमेड खरीदना शुरू करते हैं। प्रौद्योगिकी और संसाधन में प्रगति, हमारे संसाधन, हमारे उपकरण बहुत बढ़ गए हैं। हमारे लिए इस तरह के सामान को बनाना आसान हो गया है। टेक्निक बहुत बढ़ गई है, यानी टेक्निक और प्रौद्योगिकी, प्रसंस्करण के नए नए तरीके, ये सब मिला के इन सब ने हमें एक फ्रीडम दी है और यह हमें ये क्षमता दी है कि हम नए नए प्रकार के खाद्य पदार्थ बना पाएँ। उपभोक्ता की बढ़ती हुई मांग, जो कंज्यूमर इन्हें यूज़ कर रहा है वो बार बार इन्हें डिमांड करता है। जैसे हम बिस्किट कॉन्टीन्यूसली खरीद कर लाते हैं, एक बारी खरीद के तो हम छोड़ नहीं देते हैं। मैगी खरीद के लाते हैं, नूडल्स खरीद के लाते हैं, पास्ता खरीद के लाते हैं, जितनी भी पैकेट बंद चीज़ें मिलती हैं, हम कॉर्नफ्लेक्स लेके आते हैं या दूसरे ओट्स के फ्लेक्स हैं वो लेके आते हैं, ये सब पैक्ड हैं। अगर हम किसी चीज़ को बार बार खरीदेंगे तो जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, उसके पास ये आइडिया जाता है कि इसकी डिमांड है तो उसको और बनाया जाता है। उपभोक्ता की बेहतर क्रय क्षमता, ये पहले ही पॉइंट से कुछ जुड़ा हुआ है कि जो आय हमारी बढ़ गई है, इस वजह से हमारी क्रय क्षमता यानी कि पदार्थों को खरीदने की क्षमता हमारी बढ़ गई। हमारे पास पैसे हैं तभी तो हम खरीदने जाएंगे। तो ये सब चीज़ें इस बात को और मोटिवेट करती हैं कि खाद्य पदार्थों का संसाधन और उत्पादन ज़ोर शोर से हो। इस वजह से खाद्य सुरक्षा संबंधी जो परिस्थितियां सामने आई हैं वो और इम्पोर्टेंट हो गई हैं। अब हमारे सामने है खाद्य सुरक्षा का क्या महत्व है। सबसे पहले आप ये समझिए कि खाद्य सुरक्षा है क्या। खाद्य सुरक्षा की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे वाली स्लाइड में भी करेंगे। इसका अर्थ ये है कि जो खाद्य पदार्थ खाया जाएगा वो हमारे लिए सुरक्षित है और होना चाहिए, नहीं तो हम उसके ऊपर पैसे खर्च क्यों करेंगे। अब ये खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखना इतना ज़रूरी क्यों है, उसके बहुत सारे कारण हैं। घर में तो देखो हम खाना बनाते हैं और खा लेते हैं, तो हमारे सामने ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आती कि हम उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत ही गंभीरता से सोचें, क्योंकि वो खाना जब बनाया गया उसके तुरंत बाद वो कंज्यूम हो जाता है। फिर भी आप सुरक्षा के बहुत सारे उपाय घर में भी अपनाते हैं। आप दूध गर्म करते हैं, क्यों? ताकि उसके अंदर जो कीटाणु हैं या कोई बैक्टीरिया आ गए हैं या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको हानि पहुंचा सकती है तो वो नष्ट हो जाए। दूसरा, उबालने से वो बहुत देर तक ख़राब नहीं होता। फिर आप उसे ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखते हैं ताकि उसकी जो लाइफ है वो और चले। इसी तरह आप सब्जियों को फ्रिज में रखते हैं ताकि वो ज़्यादा दिन तक चले। आटा आप रखते हैं, दही आप रखते हैं, और भी बहुत सारे सामान ऐसा है जो आप फ्रिज में रखते हैं, और फ्रिज अमूमन सब घरों में भरा हुआ होता है। ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जिन पदार्थों पर हमने अपना पैसा खर्च किया है वो हमारे लिए ठीक रहें, सुरक्षित रहें और हमें उसकी पूरी कीमत दे पाएँ। तो इसी तरह जब खाद्य पदार्थ बहुत बड़े पैमाने पर एक इंडस्ट्री, उद्योग के लेवल पे जब निर्मित किए जाते हैं, तब तो ये कार्य और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप अपने घर में अपने लिए खाना बना रहे हैं, आप उसके लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अपने आप को बिना कहे, किसी के भी बिना कहे आप पूर्णतः जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन जहाँ उद्योगों में ये कार्य होता है वहाँ पे सुरक्षा को लेकर बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ती है, अन्यथा खाना बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े स्तर पर ख़राब हो सकता है, उसे खाने वालों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है और ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण हो सकता है जो अभी हमने पढ़ी है। तो खाद्य सुरक्षा का महत्व किन कारणों से बढ़ गया है, एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। घर से बाहर खाना खाने की बढ़ी हुई आदतें, हम सबकी आदतें चेंज हो गई हैं। अब हम बहुत बार ऐसे मौके ढूंढते हैं जब हम घर से बाहर जाकर खाना, खास कर रेस्टोरेंट में, ढाबे में, आते जाते, घूमते समय, कहीं पर भी
जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ खाते हैं। जीवन शैली और खान पान की आदतों के तेज़ी से बदलने के कारण हमारी जीवन शैली चेंज हो गई है। पहले के लोग काम करते थे, मोस्टली मेल घर से बाहर जाते थे, फीमेल घर में होती थी। फीमेल मेल के लिए खाना प्रिपेयर करती थी और वो खाना खाया जाता था। बाहर कोई ऐसी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती थी, इतनी सैलरी नहीं होती थी कि उसको परचेज़ करके रोज़ की रोज़ स्प्लर्ज किया जा सके। तो एक लिमिटेड ऑप्शंस थे। अब सभी लोग कमा रहे हैं, सभी लोगों के पास पैसे बढ़ गए हैं, तो सभी लोग ईज़ी फूड खाना चाहते हैं। ये हमारी खान पान की आदत बदल गई है। कोई भी बच्चा, अगर आप में से किसी बच्चे को कहा जाए कि अपने लिए लंच प्रिपेयर करके खा लेना, तो सब क्या सोचते हैं, ओ मैगी बना के खाएंगे। तो ये मैगी क्यों खा रहे हैं आप? क्योंकि आपका वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा और पेट भर जाएगा और आपको उसमें से एक सेटिस्फेक्शन मिलती है अलग तरह की, जो आपको शायद रोटी खा के नहीं मिलती, ऐसा आप सोचते हैं, चाहे वो खाने में आपके लिए कितना ही हानिकारक क्यों ना हो। तो ये हमारी आदतें बदल गई हैं। हम रेडीमेड जूस चाहते हैं, हम मिल्क भी थैली में लेकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारी जो जीवन शैली है उसको बदल दिया है। अब ये बदल दिया है तो कोई ना कोई हमें ऐसा बंदा भी चाहिए जो ये सब हमारी डिमांड पूरी कर सके। तो इसी वजह से खाद्य उत्पादन और बढ़ गया है। संसाधित खाद्य पदार्थों का बड़े पैमाने पर उत्पादन और बढ़ता हुआ बाजार, ये पिछले वाले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ गई है, हमारी आदतें बढ़ गई हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा और अलग अलग वैरायटी का खाना खाना चाहते हैं और सभी जगह के लोग खाना चाहते हैं। तो वो खाना बेशक दिल्ली से बन के लद्दाख में जाए या लद्दाख से बन के कन्याकुमारी जाए, ये सभी लोगों को सब जगह के खाने की विशेषताएं मालूम हो गई हैं और सभी लोग उसे ट्राई करना चाहते हैं। तो अलग अलग जगह पे उस खाने को पहुंचाना भी ज़रूरी हो गया है। अधिक दूरी का परिवहन और अधिक समय का भंडारण। अधिक दूरी का परिवहन यानी कि उस खाने को अगर अब हम कहें कि कन्याकुमारी से कोई चीज़ बन के लद्दाख जानी है या दिल्ली से कोई चीज़ लद्दाख तक लेके जानी है, तो ये बहुत लंबा रास्ता हो जाता है। उस पूरी ड्यूरेशन में वो खाद्य पदार्थ जब ट्रैवल कर रहा है तो वो सुरक्षित रहना चाहिए। अगर हम यहाँ से दूध भर के लेके जाएं और वहाँ तक पहुँचने तक वो ख़राब हो जाए तो सारा पर्पज़ ही फेल हो जाता है। तो वो लंबी दूरी के परिवहन के समय भी और जब उसको भंडारित किया जाए उस समय भी वो सुरक्षित रहे, इस्तेमाल के योग्य रहे, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए खाद्य सुरक्षा की ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। खाद्य जनित सूक्ष्म जैविक रोगों के मामलों में वृद्धि हुई है। सूक्ष्म जीव यानी कि वो जीव जो हमें दिखाई नहीं देते आँखों से डायरेक्ट। तो ऐसे जो आपने मेरे ख्याल से अभी तक आपको इन सब के बारे में पता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगस हो गया, ईस्ट हो गया, ये सभी ऐसे जीव हैं जो सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। हमें दिखाई नहीं देते लेकिन खाने के अंदर ये जब इन्हें अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं तो ये ग्रो कर जाते हैं और ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, बहुत भयंकर बीमारियां फैला सकते हैं। तो ऐसे मामलों में भी लगातार वृद्धि हुई है। आप देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारा पृथ्वी का टेम्परेचर है वो काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। तो ऐसा गर्म मौसम इन जैविक पदार्थों, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए बहुत अनुकूल है। तो इस तरह के मामले भी बड़े हैं जो रोग लेके आते हैं। जो भी कारण रोग लेकर आएगा उससे बचने के लिए हमें सुरक्षा की ओर ध्यान देना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आवश्यक समझौतों की स्वीकार्यता। इससे पहले हम ये पॉइंट करते हैं मसालों और तिलहन और स्वादवर्धक मिश्रण की बढ़ती हुई मांग। पहले के ज़माने में मसाले घर पे बनाए जाते थे, मतलब पीस लिए जाते थे और यूज़ किए जाते थे। इसी तरह तेल भी हम आमतौर पर कच्ची घानी का इस्तेमाल करते थे, यानी कि जो हमारे आसपास के लोकल मार्केट में जो तेल निकाला जाता था उसको यूज़ करते हैं। पर अब हम वैरायटी ऑफ ऑयल यूज़ करते हैं और उसके लिए फैक्ट्रीज़ काम करती हैं। इसी तरह मसाले अलग सभी जगहों पर लगभग सब तरह के मसाले उपलब्ध हैं। अब नॉर्थ इंडिया में आपको सांभर मसाला भी मिलेगा, नॉर्थ इंडिया में आपको मैकरोनी के लिए भी मसाला मिलेगा, मेयोनीज़ भी मिलेगी आपको, और मतलब जो आप बनाना चाहते हैं वो सब चीज़ें मिलेंगी। साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको छोले मसाला भी मिलेगा, राजमा मसाला भी मिलेगा, पाव भाजी मसाला भी मिलेगा। तो यानी कि अलग अलग क्षेत्रों की बहुत सारी विशेष
जो विशेषताएं हैं खाने को लेकर, मसाले हैं या और भी कुछ भी है, वो हमें हर जगह चाहिए। इस वजह से भी इनका ट्रांसपोर्टेशन और भंडारण की स्थिति पैदा होती है दोबारा से, जिसके लिए फिर से सुरक्षा की ओर ध्यान देना पड़ता है। वायुमंडल, मृदा और जल के प्रदूषण तथा कीटनाशकों के उपयोग से कृषि उत्पाद में इनका संदूषण हो जाता है। यहाँ इस पॉइंट का कहने का अर्थ ये है, हमारा वायुमंडल में प्रदूषण है, हमारी मिट्टी, मृदा माने की मिट्टी, हमारी मिट्टी में हम कीटनाशक डालते हैं पैदावार बढ़ाने को, उसे जल का भी प्रदूषण होता है, मिट्टी का भी प्रदूषण होता है। और वो कीटनाशक क्योंकि जहरीले तत्व ही होते हैं, तो उनके अंश बहुत बार हमारे खाने में आ जाते हैं। बहुत बार क्या, उनके कुछ अंश हमेशा ही हमारे खाने में आते हैं। अगर उसकी ये मात्रा ज़रूरत नहीं कहनी चाहिए, अगर उनकी ये मात्रा एक कुछ ज़्यादा स्तर की हो जाए, कुछ ज़्यादा ही मात्रा में हो, तो उसकी टॉक्सिसिटी यानी उसके भी विष वाले प्रभाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये कीटनाशक तो वैसे ही हम सबके लिए हार्मफुल हैं, और जब कृषि उत्पादों में इनका प्रयोग किया जाता है तो इनके कुछ अंश भी हमारे खाद्य पदार्थों में निश्चित रूप से आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी खाद्य पदार्थों की इनसे सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। अब ये सारे पॉइंट जो हमने डिस्कस करे, ये हमें ये बताते हैं कि हमारे यहाँ खाद्य पदार्थों का उत्पादन, हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे संसार में ही खाद्य पदार्थों का उत्पादन और संसाधन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। बहुत सारे खाद्य पदार्थ एक देश से दूसरे देश में निर्यात किए जाते हैं और वहाँ से आयात भी किए जाते हैं। आयात माने कि इंपोर्ट किए जाते हैं, और निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यानी कि दूसरे देशों में पहुंचाए जाते हैं और वहां से लाए भी जाते हैं। तो जब इतनी दूर तक कोई सामान जाता है तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, तभी कोई जो कस्टमर है वो उसे खरीदेगा, और वो उनके हिसाब से भी सुरक्षित होगा, स्वच्छ होगा, अच्छी गुणवत्ता का होगा, तभी वो उसे खरीदेंगे और हमारा व्यापार बढ़ेगा। सेम यही चीज़ हमारे जो पदार्थ हम आयात करते हैं उनके ऊपर भी लागू होती है। तो ऐसी स्थिति में एक देश को दूसरे देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते करने पड़ते हैं। उन समझौतों में भी लिखा होता है कि खाद्य सुरक्षा के किन पॉइंट्स पे दोनों को ध्यान देना है, किस तरह से कैसे गुणवत्ता को मेंटेन करना है। तो इसलिए भी हमारा निर्यात बढ़े, हमारा व्यापार बढ़े, इसलिए भी इन मुद्दों की तरफ ध्यान देना और ज़रूरी हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए प्रभावी खाद्य मानकों व नियंत्रणकारी प्रणालियों की आवश्यकता है। तो इसके लिए हमें ऐसे खाद्य मानक यानी कि फूड स्टैंडर्ड्स हमें बनाने पड़ेंगे, ऐसे ही कंट्रोल करने वाला सिस्टम हमें डेवलप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं वो सुरक्षित हों, अच्छी गुणवत्ता के हों, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनके लिए जो स्पेस है, उनका जो प्रभाव है वो बढ़ता जाए। तो इसलिए भी हमारे खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखना, अच्छी गुणवत्ता का रखना बहुत आवश्यक है। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो हमने खाद्य सुरक्षा का क्या महत्व है इसके लिए डिस्कस करे हैं। यानी कि यहाँ पे आपके लिए प्रश्न बन सकता है कि खाद्य सुरक्षा इतनी क्यों ज़रूरी है, या वर्तमान समय में खाद्य सुरक्षा का क्या महत्व है। तो वहाँ पर आप इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इनको डिस्क्राइब करेंगे विद एग्जाम्पल्स। अब जो टर्म्स हम इस चैप्टर में यूज़ करने वाले थे, हम उनको डिस्कस करते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता से जुड़ी मूलभूत संकल्पनाएं। पहली है खाद्य सुरक्षा या फूड सेफ्टी। फूड सेफ्टी जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसका अर्थ यही है कि जब हम किसी खाद्य पदार्थ को यूज़ करें तो वो हमारे लिए यानी उपभोक्ता के लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है, ये सुनिश्चित करना ही फूड सेफ्टी है। नेक्स्ट है हमारा अविषालुता या आविषता, और या फिर हम इसे फूड टॉक्सिसिटी भी कहते हैं। टॉक्सिक हो गया, इसका मतलब जहरीला हो गया। तो ये आविषता या अविषालुता में आप कंफ्यूज ना हो। टॉक्सिक हो गया यानी कि थोड़ा वो जहरीला हो गया है। अब ये कब होता है, इसका अर्थ है कोई पदार्थ की सीमा तक इस जीव को हानि पहुंचा सकता है। इसकी मात्रा को आविषता या अविषालुता कहते हैं। यानी कि कोई खाद्य पदार्थ हमारे लिए कब हमारी जान के लिए खतरा हो सकता है, कब हमारे लिए वो टॉक्सिक हो सकता है, कब हमें वो
उसके अंदर ऐसे विष पैदा हो सकते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो। जब अगर उसके अंदर ऐसी कोई भी स्थिति है जिस स्थिति में वो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये फूड अब टॉक्सिक हो गया है या इस फूड की वजह से फूड अविषता हो सकती है। तो टॉक्सिसिटी का अर्थ हुआ कि किस सीमा तक वो खाद्य पदार्थ किस जीव को हानि पहुंचा सकता है। ये खतरा तब पैदा हो सकता है जब उस खाद्य पदार्थ को बताए गए तरीके और मात्रा में प्रयोग न किया जाए। अब ये स्थिति कब पैदा हो सकती है? तब पैदा हो सकती है जब उस खाद्य पदार्थ को जैसा उसके ऊपर निर्देश दिए गए हैं उस सब तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये खतरा तब पैदा हो सकता है जब उस खाद्य पदार्थ को बताए गए तरीके और मात्रा में प्रयोग न किया जाए। इसका अर्थ ये है कि जैसे इसका एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं मेडिसिन से। जैसे मेडिसिन को खाने के लिए एक मात्रा डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, अगर हम उसको उस तरीके से ना खाएं तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। इसी तरह बहुत सारे खाद्य पदार्थ, जैसे हमें कहा जाता है कि इस खाद्य पदार्थ को जिसकी पैकेट खोलने के बाद उसे फ्रिज में रखना है या इतने टेम्परेचर में रखना है, अगर हम उसको उस स्टोरेज कंडीशन में नहीं रखते तो वो ख़राब हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि उस खाद्य पदार्थ के अंदर बाहर से कोई चेंज नहीं आता जिससे हमें पता नहीं चलता कि वो ख़राब है कि नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो जीवाणु हैं या विषाणु हैं वो ग्रो कर चुके होते हैं, या उसके अंदर कोई उसके अंदर जो पदार्थ डाले गए थे वो इस तरह का रिएक्शन ले चुके हैं कि वो हमारे खाने से, अगर हम उसे खा लेंगे तो वो हमारे लिए बीमारी पैदा कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम फूड टॉक्सिसिटी या फूड विषालुता कह सकते हैं। अब इस तरह की परिस्थितियां हैं, ये अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, यानी कि ये जो खतरा या संकट है ये अलग अलग तरह का हो सकता है। भौतिक हो सकता है, रासायनिक हो सकता है, अथवा जैविक हो सकता है। जैसे हम आम तौर पर अपने खाद्य पदार्थों को ढक कर रखते हैं, हमें रखना चाहिए। दूध को हमें ठंडा होने के बाद फ्रिज में रखना चाहिए, नहीं तो उसमें खट्टापन पैदा हो जाता है, जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रो कर जाते हैं। इसी तरह बहुत सारे खाद्य पदार्थों में हमें अलग अलग प्रकार की सावधानियां रखनी पड़ती हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ जो सामान्यतः उस खाद्य पदार्थ में नहीं पाया जाता और भौतिक प्रकृति का होता है, उससे संबंधित अगर हमें कोई परेशानी आती है तो हम ऐसी परेशानी को कहते हैं भौतिक संकट। जैसे आपके सामने जो स्लाइड है उसमें आपको बहुत सारे ऐसे पदार्थ दिख रहे होंगे जो खाद्य पदार्थों में थोड़ी असावधानी करने से उनके अंदर जा सकते हैं। जैसे जिस प्लांट के वो खाद्य पदार्थ है उसका तना, उसके बीज, वहाँ उस मिट्टी में पाए जाने वाले कंकड़ पत्थर या मिट्टी, या वहाँ पे जो कीट जीव थे उनके अंश हो सकते हैं, बाल गिर सकते हैं, जिसने उसको हैंडल किया है अगर वो बीड़ी सिगरेट पीता है उसने सावधानी नहीं रखी तो वो हो सकते हैं। किसी जो कपड़े पहने हैं उससे संबंधित जैसे बटन हो सकते हैं, जिस बोरी में या और किसी पॉलीथीन में उसे डाला गया है, जहाँ पे भी जिस तरह से पैक किया गया है वहाँ से कोई चीज़ उसमें ऐड हो सकती है। जिस मशीन में उसे हैंडल किया जा रहा था उसका कोई पार्ट उसमें मिक्स हो सकता है। किसी ने उसको हैंडल करते समय कोई ज्वेलरी पहनी है तो वो आइटम उसमें गिर सकता है। दिया सिलाई या पंख या लकड़ी, कोई पत्थर, ये सब चीज़ें उनके अंदर हो सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आप दाल या इस तरह के जो पदार्थ हैं उनको जब आप यूज़ करने जाते हैं तो आप उसको एक बार, या आपने नहीं तो आपने देखा होगा आपकी मम्मी को कि उसको एक बार वो साफ़ करते हैं, एक बार उसमें से नज़र मारते हैं कि कहीं कुछ है तो नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें हमें उसमें नज़र आती हैं लेकिन उससे कोई संबंध नहीं होता उस खाद्य पदार्थ से उनका, वो सभी भौतिक संकट कहलाती हैं। तो ये सभी उसके अंदर मिक्स होके ये हमारे लिए हानि पहुंचाने वाली हो सकती हैं। अब है रासायनिक संकट। रासायनिक संकट जैसा हमें नाम से पता चल रहा है, ऐसा कोई रासायनिक पदार्थ उसमें आ जाए जो जाने में या अनजाने में मिला दिया जाए या प्राकृतिक रूप से पाया जाता हो। जैसे आपने कई बार देखा होगा आलू कभी कभी ग्रीन कलर का अंदर से या डार्क ब्राउन कलर का नज़र आता है, वो आलू के अंदर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ होता है, जैसे सल्फर।
लेकिन क्योंकि उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है वो हमारे लिए उस समय विष का काम कर सकता है। वैसे सल्फ़र एक मिनरल है, एक खनिज लवण है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो उस वक्त कहा जाता है कि अगर आप देख रहे हैं कि आलू अंदर से हरा है या डार्क ब्राउन स्पॉट्स हैं उसमें, तो उसको काट के अलग नहीं करना है, उस पूरे आलू को डिस्कार्ड कर देना है, क्योंकि उस मिट्टी में से उसने वो तत्व बहुत अधिक ग्रहण कर लिया है और वो हमारे लिए विषदायी हो सकता है। तो इसी तरह ये तो हो गया उस पदार्थ के अंदर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला उदाहरण। अब है इसी तरह से जैसे जिस जानवर का दूध हम पीते हैं उस जानवर को जो दवाई दी जाती है, या जो कई बार लोग इंजेक्शन्स लगा देते हैं जानवरों को, दूध देने वाले पशुओं को, ताकि दूध का उत्पादन बढ़ जाए, तो उस इंजेक्शन के जो हार्मोन दिए जाते हैं उसके अंश उस दूध में होना बहुत ही आम सी बात है। तो ये वैसे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी उस स्रोत से, खाद्य पदार्थ के उस स्रोत से उसके अंदर आ गया है। इसी प्रकार कीटनाशक जो डाले जाते हैं उनके अवशेष, कृषि में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनके अवशेष, विषैली धातुएं, कई बार बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पदार्थों को इस तरह से स्टोर कर दिया जाता है जहां वो खाद्य पदार्थ उस स्टोर की गए बर्तन की धातु से रिएक्ट कर लेता है। जैसे हमने आमतौर पे सुना है कि कांसे के या ब्रास के जो बर्तन होते हैं उसमें हम खट्टे पदार्थों को स्टोर नहीं करते, नहीं तो वो उस धातु से रिएक्शन करते हैं। तो वो हो सकते हैं परिरक्षक, हो सकते हैं परिरक्षक, यानी कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो पदार्थ डाले जाते हैं, जो केमिकल्स डाले जाते हैं वो हो सकते हैं। खाद्य रंग, फूड कलर्स आपने जो सुने होंगे वो हो सकते हैं अगर ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में डाल दिया जाए, या मेटानिल येल्ला जिसको हम बार बार पढ़ते हैं मिलावट वाले, उसमें वो अखाद्य रंग है वो डाल दिया जाए, कोई और मिलावटी पदार्थ डाल दिया जाए, तो ये सारे रासायनिक संकट के तौर पे हमें टॉक्सिसिटी या विषालुता फैला सकते हैं। इसके बाद है खाद्य पदार्थों से संबंधित जैविक और एवं सूक्ष्म जैविक संकट। जैविक संकट यानी कि ऐसे जीव जो नज़र आ सकते हैं, अलग अलग तरह के जीवधारी, वो इसमें शामिल हैं। कृमि यानी कि कीड़े, घुन जो अनाज में आमतौर पे जो कीड़े लग जाते हैं रखे रखे अनाज में, वो पक्षी, मच्छर, तिल्ली, कीड़े, किसी भी अलग अलग प्रकार के कीड़े जो आमतौर पे वातावरण में पाए जाते हैं, वो सभी जैविक संकट में आते हैं। आप इसमें चूहे भी काउंट कर सकते हैं। ये सभी जीव जो हम देख सकते हैं, या बहुत छोटे होते हैं या थोड़े आकार में बड़े होते हैं, ये सभी अपने शरीर से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो छोड़ते हैं, लार छोड़ते हैं और खाद्य पदार्थों को खराब करते हैं, उनके अंदर विष उत्पन्न करते हैं। इसी तरह सूक्ष्म जीव जो खाद्य पदार्थों से संबंधित होते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं, खाद्य पदार्थों के अंदर ही ये ग्रो कर जाते हैं अलग अलग तरह की परिस्थितियों में, जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट, प्रोटोजोआ, फफूंदी यानी कि फंगस, और विषाणु यानी कि वायरस। ये सभी हमें डायरेक्ट आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन ये सभी खाद्य पदार्थों को ख़राब करने में पूरी भूमिका निभाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप ब्रेड को बाहर रख दें और वो थोड़ा टाइम ऐसे ही रखी रहे, तो बासी होने पर उस पर पर्पल कलर की एक ग्रोथ आपको दिखाई देगी, स्पॉट से दिखाई देते हैं, वो ईस्ट होती है, वो फंगस होती है। इसी तरह दूध के अंदर जहाँ से हम दूध लेके आए हैं, उस पशु से, उस वातावरण से, उसके आसपास की जो चीज़ें हैं, बर्तनों से, या जिसने हैंडल किया उन सब से उसके हाथ के बैक्टीरिया उसमें आ सकते हैं और वो ग्रो कर सकते हैं। वो हम अगर पी लें तो वो हमारे लिए टॉक्सिसिटी कर सकता है। किसी बीमारी के विषाणु इस तरह से खाद्य पदार्थों से आ सकते हैं, इनको हम आगे भी पढ़ेंगे। और ये जो सूक्ष्म जीव थे, ये दो तरह से रोग उत्पन्न करते हैं, संक्रमण के द्वारा और विषाक्तता के द्वारा। संक्रमण का अर्थ हुआ उस खाद्य पदार्थ में किसी एक रोग के विषाणु आ गए हैं और वो खाद्य पदार्थ किसी दूसरे व्यक्ति ने इस्तेमाल कर लिया, तो उस रोग के विषाणु उस खाद्य पदार्थ के माध्यम से उस व्यक्ति में पहुंच गए, उसे रोगग्रस्त कर दिया। जैसे साल्मोनेला। कच्चे दूध और अंडे इसके स्रोत हो सकते हैं। वैसे गर्म करने पर, यानी कि दूध को हम गर्म करेंगे और अंडे को हम पकाएंगे तो ये साल्मोनेला नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर
प्रॉपरली उसे गर्म नहीं किया गया, प्रॉपरली नहीं पकाया गया, तो इस प्रकार की स्थिति में ये बैक्टीरिया है ये बच जाता है और उसके बाद ये दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो सकता है। पारसन दूषण का मतलब है एक खाद्य पदार्थ से ये एक से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक खाद्य पदार्थ से दूसरे खाद्य पदार्थ पर भी ये ट्रांसफ़र हो सकते हैं और जो व्यक्ति इस खाद्य पदार्थ को ग्रहण करेगा उसके शरीर में बढ़ जाएंगे ये और बहुत जल्दी से बढ़ते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। अब है जो दूसरा सूक्ष्म जीवों का प्रभाव है वो है खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग यानी कि उस खाद्य पदार्थ से व्यक्ति के अंदर जो जीवाणु रह जाते हैं, यानी कि खाद्य पदार्थ को कई बार हम कुक करते हैं फिर भी कुछ रोगाणु तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कोई जीवाणु या रोगाणु जीवित भी रह जाते हैं और ये फिर टॉक्सिक पदार्थ यानी कि जहरीलापन उत्पन्न करते हैं। जब खाद्य पदार्थ को हम अच्छे से स्टोर नहीं करते, यानी कि जब पदार्थ बहुत गर्म ना हो, यानी कि कम ही गर्म हो और बहुत ठंडा भी ना हो, यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर के आसपास हो, तब ऐसी स्थिति में ये विषाणु या ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। कई बार ये हमें उस खाद्य पदार्थ की गंध से, दिखावट से या स्वाद से पहचान नहीं पाते हम इनको। खाद्य पदार्थ देखने में, खाने में ठीक लग रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सुरक्षित हो। ऐसी स्थिति में भी इन्फेक्शन हो सकता है अगर हमने उसको ठीक से स्टोरेज उसकी मेंटेन नहीं की है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक ऐसे ही जीव का उदाहरण है। इसी तरह से जीव वायु, धूल और जल में भी पाए जाते हैं। 50% लोगों के तो स्वस्थ लोगों के ये नासिका मार्ग, गले, त्वचा और बालों में पाए जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया और ये परजीवी पाए जाते हैं और ये दूसरे व्यक्तियों में बहुत आसानी से या खाने में बहुत आसानी से ट्रांसफ़र हो सकते हैं अगर स्वच्छता नहीं रखी जाए तो। ऐसा एक एग्जाम्पल ये भी है कि अगर सूअर के मांस में फीता कृमि का इन्फेक्शन है और उस मांस को कोई दूसरा उस मांस को बहुत अच्छे से पकाए बिना ही अगर ग्रहण कर लिया जाए तो ये फीता कृमि उस खाने वाले व्यक्ति के अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। खाद्य पदार्थों से होने वाले विभिन्न खतरों के अंतर्गत जैविक संकट खाद्य जनित रोगों के प्रमुख कारण हैं, यानी कि ये जो सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होने वाले रोग बहुत बड़ी समस्या है। ये गंभीर चिंता का विषय है और नए नए रोगाणु निरंतर उत्पन्न होते हैं। जितनी टेक्नोलॉजी और साइंस डेवलप करता है उतने ही रोगाणु भी डेवलप हो जाते हैं, उनके अंदर म्यूटेशन हो जाती है और मानव की जो रक्षा प्रणाली है उसका प्रतिरोध करने की क्षमता इनके अंदर पैदा हो जाती है। मानव परपोषी, जंतु परपोषी और मानव एवं स्वयं रोगाणुओं के साथ उनकी परस्पर क्रियाएं, पर्यावरण जिसमें भोजन का उत्पादन होता है, संसाधन जहाँ पे होता है यानी कि प्रसंस्करण होता है, भोजन को पकाना, परोसना, ये सब क्रियाएं और भंडारण, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है कि कहीं भी किसी भी स्थिति में ये सूक्ष्म जीव उस पर हमला कर सकते हैं। इसी तरह से अगर व्यक्ति, ग्रहण करने वाला व्यक्ति कुपोषित हो, कुपोषण का शिकार हो, तो वहाँ पे ये और ज़्यादा प्रभावी ढंग से रोग को फैला सकते हैं और बहुत ज़्यादा समस्याएं खड़ी कर सकते हैं। तो खाने की आदतों में परिवर्तन लाकर, जलवायु के अनुसार आदतों में बदलाव लाकर उत्पादन, बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों का उत्पादन, खाद्य संसाधन और खाद्य पूर्ति, इन सभी में खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखना, स्वच्छता को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। इसी तरह से ये जीव वायु, धूल और जल में भी पाए जाते हैं। 50% व्यक्तियों के, यह भी हमने बात की थी कि उनके बॉडी में ये पाए जाते हैं। खाद्य पदार्थों में भी पीड़क और ये शब्द कुछ गलत हो गया है, कीट भी पाए जा सकते हैं। कीटों के अंश भी बॉडी के पाए जा सकते हैं। कुछ ऐसे ही और सूक्ष्म जीवों के उदाहरण हैं रोटा वायरस, नोरो वायरस, हेपेटाइटिस ई। ये लगभग इनसे होने वाले 70% मामले जो हैं वो इनका योगदान होते हैं। यानी कि ये ऐसे वायरस हैं जो फूड जनित जो रोग होते हैं उनमें जितने भी रोग होते हैं 70% तो इन्हीं की वजह से होते हैं।
तो नए रोगाणु इसी तरह उत्पन्न होते रहते हैं, उनको पहचानने नियंत्रित करने के लिए भी विधियाँ विकसित होती रहती हैं। अब हमारे पास 2 शब्द और आते हैं तो इसी से जुड़े हुए हैं। एक है संदूषण। संदूषण का अर्थ है दूषित हो जाना खाद्य पदार्थ का, यानी खाद्य पदार्थ में कोई भी किसी भी तरह का हानिकारक, अखाद्य और आपत्तिजनक पदार्थ आ जाए। अखाद्य यानी जो खाद्य पदार्थ से किसी तरह से जुड़ा ना हो और हानिकारक हो, जैसे रसायन, सूक्ष्म जीव, तनुकारी पदार्थ। तनुकारी का अर्थ हुआ यहाँ पे जो उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको ख़राब कर देता है। और दूसरा एक शब्द है अपमिश्रण। अपमिश्रण हम बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं। अपमिश्रण का अर्थ है मिलावट करना। ये लोग ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए जानबूझकर करते हैं। बेईमानी करने का एक तरीका है ये। अनावश्यक पदार्थ मिला देते हैं, जैसे अनाज और दालों में कंकड़ पत्थर मिला दिए, किसी में रंग मिला दिया, किसी में मिलता जुलता पदार्थ मिला दिया। ये उसका जो गुण है, उसकी जो कंपोजिशन है, संगठना है, उसको बदल देता है, उसकी गुणवत्ता को कम कर देता है। आपके सामने एक और स्लाइड है जहाँ पे फूड पॉइजनिंग के कुछ लक्षण दिखाई दिए हुए हैं। जैसे कोई ऐसी प्रोडक्ट या मेडिसिन जो खा लें जो उस समय एक्सपायरी डेट की हो चुकी हैं या जिनको ठीक तरीके से भंडारित नहीं करके रखा गया, तो चक्कर आना जिसको डिजीनेस कहते हैं, इंटेस्टाइनल कॉलिक यानी कि आंत से में इन्फेक्शन हो जाना जिससे दस्त लग जाते हैं, हेडेक हो सकता है और आंत के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। ये सारे फूड पॉइजनिंग के कुछ लक्षण होते हैं। अब हम आते हैं कि ये सारे सब समस्या है खाद्य सुरक्षा से संबंधित, ये इतना महत्व है। अब हम क्वालिटी की ओर कैसे ध्यान देंगे? क्वालिटी से हम क्या समझते हैं? फूड क्वालिटी क्या है? फूड क्वालिटी उन गुणों की ओर संकेत है जो उपभोक्ता के लिए उत्पाद के गुणों को प्रभावित करते हैं। इसमें नकारात्मक गुण भी शामिल हैं और सकारात्मक गुण भी। सड़ना, संदूषण, अपमिश्रण, खाद्य सुरक्षा के खतरे, ये सभी नेगेटिव गुण हैं, यानी कि इन सब का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और उसकी रंग, उसकी सुगंध, उसकी बनावट बनी रहे, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स बने रहें, ये सकारात्मक गुण है। जो पोषक विशेषताओं, संवेदनशील गुणों, रंग, बनावट, आकार, स्वाद, ये सभी सामाजिक सोच विचार और सुरक्षा जैसे कारकों को जोड़ती है। यानी कि एक खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता ठीक है, ये हम कब कहेंगे? जब उसकी पोषक विशेषताएं, जो उसके अंदर पोषक पदार्थ थे वो बने रहेंगे, उसके गुण बने रहेंगे। जैसा समाज है उसके हिसाब से वो चीज़ उसी रूप में हो, जहाँ पे जिस तरह से लोग उसे ग्रहण करते हों, उस रूप में उन्हें वो दी जा सके और वो सुरक्षित हो उनके लिए। ये सारे गुण, सारी क्वालिटीज़ अगर उसके अंदर हैं, ये सभी तत्व उसके अंदर हैं, तो हम कहेंगे इस फूड की क्वालिटी मेंटेन हुई है। सुरक्षा गुणवत्ता का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। किसी फूड की क्वालिटी अच्छी है ये पता करने के लिए सबसे पहला जो एक चीज़ देखी जाती है वो है फूड सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा। अगर किसी फूड को बनाते समय, उत्पादन करते समय, भंडारण करते समय, उसका संसाधन करते समय, उसकी पैकिंग करते समय, उसको ले जाते समय, उसको रखते समय, उसको यूज़ करते समय अगर सभी सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन किया जा रहा है, इसका मतलब वो एक अच्छी क्वालिटी का खाद्य पदार्थ है। पूरे विश्व में विभिन्न कारकों और विभिन्न सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने खाद्य मानक तय किए हैं जो ये सुनिश्चित करने के लिए हैं कि खाद्य पदार्थ सुरक्षित है, अच्छी गुणवत्ता का है और जिसने इसे बनाया है वो इन मानकों का पालन करता है। देखो, बहुत सारे अलग अलग देशों के बीच में, लगभग सभी देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, तो वो सब मिलकर आपस में मानक तय करते हैं। मानक यानी कि वो स्टैंडर्ड बनाते हैं कि भाई इन स्टैंडर्ड का को फॉलो करना है ताकि जो खाद्य पदार्थ है वो सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्ता वाला हो। और वो ये मानते भी हैं कि भाई अगर मैं इस पे साइन कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं इन सारे नियमों का पालन करूँगी और वो भी साइन तरह से वो भी पालन करेगा। तो ये हमसे अपेक्षा भी की जाती है। जब खाद्य सुरक्षा संबंधी सभी मानकों का पालन किया जाता है तो खाद्य पदार्थ अच्छी गुणवत्ता का रहता है। अतः सभी खाद्य सेवा उपलब्ध कराने वालों को जो भी जहाँ जैसी भी सेवा देता है, चाहे बनाने में, चाहे उत्पादन करने में, चाहे संसाधित करने की, चाहे भंडारित करने की, चाहे उस परिवहन के द्वारा पहुँचाने की, चाहे डिस्ट्रीब्यूट करने की, चाहे बेचने की, जो भी वो सेवा देता है उसके लिए आवश्यक है कि वो बेहतर निर्माण विधियों को अपनाए और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करें। अब कौन कौन सी बातों को खाद्य गुणवत्ता में ध्यान रखने की आवश्यकता है? खाद्य स्वास्थ्य विज्ञान,
जो ये फूड को प्रोड्यूस कर रहा है उसे खाद्य पदार्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य से किस प्रकार जुड़े हुए हैं, व्यक्ति के स्वास्थ्य को क्या क्या किन किन परिस्थितियों में किस किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं, कौन से संकट हो सकते हैं और वो संकट क्या किस प्रकार की विषाक्तता या पॉइजनिंग को उत्पन्न कर सकते हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। यानी कि फूड साइंस जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था उससे जुड़ी हुई सब बातों को, हेल्थ से जुड़े हुए सब पूरे साइंस को के बारे में उसे जानकारी भी होनी चाहिए और उससे संबंधी जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करना आवश्यक है। कच्चे माल और जल की गुणवत्ता को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बेहतर सेवा के तरीके कौन कौन से होते हैं, यानी कि उसी खाद्य पदार्थ को किस बेस्ट तरीके से नेक्स्ट तक, यानी कि जो भी नेक्स्ट वो उत्पादन करता है तो वो भंडारण करता तक कैसे पहुंचाए, या भंडारण करता है तो परिवहन करे कैसे करे, परिवहन करने वाला है तो आगे रिटेल मार्केट में वो उसको किस सुरक्षित तरीके से बेहतर तरीके से पहुंचा पाए, ये उसे पता होना चाहिए। उस परिसर में जहाँ पे खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है, जो कर्मचारी हैं या उपकरण है या वो खाद्य पदार्थ जो बनाया जा रहा है उसका निर्माण करते समय जो परिस्थितियां हैं वो, और फिर जैसे भी उसका भंडारण किया जा रहा है वो परिस्थितियां, उस सभी सब की परिसर माने कि वो जो जगह है उसके बारे में वहाँ पे इन सब की स्वच्छता को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। सही तापमान पर उस खाद्य पदार्थ का भंडारण करना बहुत आवश्यक है। तो तापमान डीप फ्रीजिंग वाला भी हो सकता है, फ्रीजिंग वाला भी हो सकता है, हाई टेम्परेचर भी हो सकता है, जो भी रिक्वायर्ड है उस खाद्य पदार्थ की प्रकृति के हिसाब से उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। खाद्य पदार्थों से संबंधित जो मानक बनाए गए हैं, मानक का मतलब जो रूल रेगुलेशंस गवर्नमेंट ने तय की हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय की गई हैं, उनका पालन करना बहुत आवश्यक है। तो ये हमने आज 3 या 4 पॉइंट कवर किए हैं। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम खाद्य मानकों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी सरकार के खाद्य मानक कौन कौन से हैं, क्षेत्रीय खाद्य मानक कौन कौन से हैं, कंपनी के मानक कौन से होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से खाद्य मानकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए वंडरफुल डे।